वेलकम टू द डेली जो विजन का डेली करंट अफेयर्स है। तो 26 एंड 27 जनवरी का देखते हैं हम। ठीक है, देखो पहली न्यूज़ आ रही है, मॉन्यूमेंट्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस अर्जेंट नीड फॉर द रैशनलाइजेशन रिपोर्ट बाय द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम। ठीक है, सो ये एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है। बहुत सारी काउंसिल्स होती हैं, तो उनमें से एक है इकोनॉमिक एडवाइजरी जो इकोनॉमिक मैटर्स से एडवाइस करती है टू द पीएम, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को। तो इस काउंसिल ने बोला है कि मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो है अर्जेंट नीड है उनके रैशनलाइजेशन की। ठीक है, ये एक रिपोर्ट पब्लिश। तो करेंटली इंडिया में कितने मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हैं? तो अराउंड लाइक 3500 से के अराउंड ही है। ठीक है, एग्जैक्ट याद नहीं रहते, तो अराउंड लाइक 3500 है। ठीक है, तो अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड द रिमेन्स एक्ट 1958। ठीक है, तो ये 1958 का एक एक्ट है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। तो एएसआई जो है वो ही रिस्पॉन्सिबल है आपके के प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, नाउ इस रिपोर्ट में क्या की ऑब्जर्वेशंस हैं? ठीक है, तो देखो क्या की ऑब्जर्वेशन है। इन्होंने बताया कि जो प्रेजेंट लिस्ट है आपके जो मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है उनके साथ क्या की इश्यूज हैं, देन उनके कुछ रिकमेंडेशन देखेंगे, देन व्हाट इज़ द क्राइटेरिया की मॉन्यूमेंट्स एंड नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया होता है। देखो, एंशिएंट मॉन्यूमेंट और आर्कोलॉजिकल साइट इज़ नॉट लेस देन 100 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो कोई भी मॉन्यूमेंट वो आपका 100 साल से पुराना तो नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 100 ईयर्स ओल्ड। सॉरी, नॉट लेस देन मतलब मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड होना ही चाहिए। ठीक है, नॉट लेस देन 100 ईयर्स ओल्ड, तो कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड रहना चाहिए। इट हैज़ स्पेशल हिस्टोरिकल, आर्कोलॉजिकल और आर्टिस्टिक इंटरेस्ट। इंटरेस्टेड पब्लिक जो है दे डू नॉट हैव मेजर ऑब्जेक्शन टू डिक्लेयर देम एज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, इंटरेस्टेड पब्लिक मीन्स जो उस मॉन्यूमेंट के अराउंड रह रही है उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एडिशनली यूनेस्को ने डेजिग्नेट किया है हिस्टोरिक चेंज ऑफ ओडेसा वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट। इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक पोर्ट सिटी ऑन यूक्रेन्स ब्लैक सी। तो ये न्यूज़ आपकी डिफरेंट है, ये से रिलेटेड नहीं है, ये अलग से दे रखी है कि यूनेस्को ने हिस्टोरिक सेंटर ऑफ ओडेसा जो है आपका यूक्रेन के जो ब्लैक सी कोस्ट है, तो ब्लैक सी ये यूक्रेन है, नीचे हमारी ब्लैक सी है, तो वहाँ पे आपकी एक ये पोर्ट सिटी है। ठीक है, जो कि आपके इन डेंजर साइट में यूनेस्को ने ऐड की है। तो ये दिस इज़ अ डिफरेंट न्यूज़ ऑल टुगेदर, बट इसी में इन्होंने इंक्लूड कर दिया। तो इश्यूज़ क्या है विद द प्रेजेंट लिस्ट ऑफ द मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस? तो इस रिपोर्ट में जो बताया गया इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने, उन्होंने बोला है कि सिलेक्शन एरर्स। ठीक है, अराउंड क्वार्टर यानी कि 25% ऑफ करंट MNI में नॉट हैव नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो आपने इंक्लूड तो कर दिए, बट हो सकता है उनकी नेशनल इंपॉर्टेंस ना हो। जैसे माइनर मॉन्यूमेंट्स कंसिडर एज एन MI, एग्जाम्पल कोस मीनार्स, ग्रेव्स ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स। ठीक है, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स की ग्रेव्स नेशनल इंपॉर्टेंस की नहीं हो सकती, तो वो ये कह रहे हैं। मूवेबल एंटिक्विटीज़ ट्रीटेड एज MNI। ठीक है, स्टैंड अलोन एंटिक्विटीज़ जैसे कि कोई स्कल्पचर का पीस हो गया, स्टैचू हो गया, कैनन्स हो गई, ये भी आपके इसमें लिए हुए हैं। देन अनट्रेसेबल मॉन्यूमेंट्स स्टिल बीइंग कंसिडर्ड एज MNI। ठीक है, अराउंड 50 मॉन्यूमेंट्स मिसिंग है ही नहीं, लेकिन फिर भी हमने MNI में ऐड किया हुआ है। तो ओवर 60% मॉन्यूमेंट्स जो है आपके 5 स्टेट्स में हैं, मतलब कि जो भी आपने ये यूपी, ठीक है, ठीक है, यूपी में है आपका, ये कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, देन MP में है एंड योर महाराष्ट्र। तो यहीं पे आपके 60% जो हैं, बाकी ऑल ओवर इंडिया आपका 40%। ठीक है, सो इनएडिक्वेट एक्सपेंडिचर ऑन कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ, एक्सपेंडिचर भी इनएडिक्वेट है। सोर्स ऑफ प्रॉब्लम्स इज एब्सेंस ऑफ डेफिनेशन ऑफ टर्म नेशनल इंपॉर्टेंस एंड लैक ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सब्सटैंटिव प्रोसेस या क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग MNI इन द एक्ट और नेशनल पॉलिसी फॉर कंजर्वेशन 2014। क्या है कि प्रॉब्लम क्या है, डेफिनेशन ही नहीं बताई गई है कि नेशनल इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है। ठीक है, कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है प्रॉपर तरीके से, तो इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, बस ये लिखा है नॉट लेस देन 100 ईयर्स ओल्ड, स्पेशल हिस्टोरिकल, आर्कोलॉजिकल, आर्टिस्टिक इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है,
तो अब क्या रिकमेंड किया इन्होंने कि ASI शुड कम अप विद द सब्सटैंटिव क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग, अमेंड दिस एक्ट और इंट्रोड्यूस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फॉर डिफाइनिंग नेशनल इंपॉर्टेंस। एक्ट को अमेंड करने की बात की है, ASI को बोला एक क्राइटेरिया लेके आओ अच्छा खासा। हैंड ओवर द मॉन्यूमेंट्स ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस टू द स्टेट्स को दे दो जो लोकल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स है। रिमूव स्टैंड अलोन एंटिकिटीज फ्रॉम द लिस्ट, जो जैसे कि स्कल्पचर के पीस, स्टैचू, कैनन्स वगैरह। डी नोटिफाई द अनट्रेसेबल एंड माइनर मॉन्यूमेंट्स, ठीक है ये वाला। एंड ऐड न्यू मॉन्यूमेंट्स टू एड्रेस द ज्योग्राफिकल इम्बैलेंस, ठीक है नए मॉन्यूमेंट्स ऐड करो। जैसे 60% जो है आपका 5 स्टेट्स में है तो बाकी स्टेट्स के भी ऐड करो। इंक्रीज फंड एलोकेशन फॉर प्रोटेक्टिंग द MNI, ठीक है। तो जो आपके इश्यूज हैं उसी से रिलेटेड आपकी रिकमेंडेशंस हो गई। ओके, इन जनरल तो यही फॉलो होता है ना। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने ईज किए हैं नॉर्म्स फॉर पैसिव यूथनेशिया, ठीक है। सो यूथनेशिया क्या होता है? यूथनेशिया होता है कि आप अपनी लाइफ, जो भी पेशेंट है, ठीक है, वो अपनी लाइफ को ख़त्म करना चाहता है ताकि उसकी खुद की सफरिंग्स जो है कम। फॉर एग्जांपल कोई बंदा कोमा में है, ठीक है, तो अब इसमें तो खैर पर्सन नहीं बोल सकता, लेकिन कोई बंदा है जो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कैंसर है, ठीक है, एंड वो बिल्कुल ही अनट्रीटेबल है, अब उसकी ट्रीटमेंट हो नहीं सकती, वो बहुत अच्छे खासे पेन में है, उसको डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, ठीक है। और अगर मतलब उसको बहुत ज़्यादा पेन है या फिर वो बेड रिडन है फॉर एग्जांपल, तो फिर अगर वो खुद से चाहता है कि मैं अपनी लाइफ सफरिंग्स को ख़त्म कर दूँ, मर जाऊँ, ठीक है, तो उसे कहेंगे यूथनेशिया। बट ये सिर्फ एडमिनिस्टर कौन करेगा? फिजिशियन। जैसे कि उनके लाइफ सपोर्ट मैकेनिज्म हटा दिए, उसकी जो मेडिसिन हैं वो नहीं दे रहे हैं, टाइप्स इस तरीके से। तो 2 तरह के यूथनेशिया होते हैं, आइदर एक्टिव और पैसिव। एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है? एक्टिव इंटरवेंशन टू एंड अ पर्सनस लाइफ विद सब्सटेंसेस और एक्सटर्नल फोर्स। जैसे कोई जहर ही दे दिया, लीथल इंजेक्शन दे दिया, ठीक है, ये आपके नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा इनमें अलाउड है। कहाँ पे अलाउड है ये आपके कंट्रीज, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, एक आधी याद रख लो एग्जाम्पल के लिए कि एक्टिव यूथनेशिया फॉर एग्जाम्पल कनाडा में अलाउड है या फिर नीदरलैंड और बेल्जियम में अलाउड है, ठीक है। नाउ पैसिव, ये यूरोप में है, ये आपका जो है नॉर्थ अमेरिका में है। नाउ पैसिव यूथनेशिया जो है, इट रेफर्स टू विड्रॉइंग द लाइफ सपोर्ट और ट्रीटमेंट दैट इज एसेंशियल टू कीप अ टर्मिनली इल पर्सन अलाइव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जहर दे दिया, यहाँ पे क्या है लाइफ सपोर्ट मैकेनिज्म या ट्रीटमेंट नहीं दी गई, जो उसको दवाइयाँ चाहिए वो देने बंद कर दी। यहाँ पे क्या है कि उसको प्रॉपर तरीके से जहर दे के मारा जा रहा है, ठीक है। तो पैसिव जो है वो आपका इंडिया में अलाउड है, फिनलैंड में एंड जर्मनी। तो इंडिया में अलाउड है भाई, ठीक है, जर्मनी में एंड फिनलैंड। तो मेजर जजमेंट रिलेटेड टू यूथनेशिया, पी रथीनाम केस जो था 1994 का, उन्होंने जो आपका IPC का सेक्शन 309 है जिसमें अटेम्प्ट टू सुसाइड है, उसको बोला था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। IPC का जो अटेम्प्ट टू सुसाइड वाला सेक्शन है वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अरुणा शॉनबॉग केस, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अरुणा शॉनबॉग केस में बोला था कि इन्होंने पैसिव यूथनेशिया पहली बार जो है वो अलाउ कर दिया गया था, तभी ये केस जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्टर किया था एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस फॉर लिविंग विल्स एज लेड डाउन इन द कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 2018 विच अलाउड द पैसिव यूथनेशिया। देखो तो हमारा जो है 2011 में शॉनबॉग केस से पैसिव यूथनेशिया जो है सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड कर दिया पहली बार। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आपके एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस है लिविंग विल्स से रिलेटेड, ठीक है, तो वो कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 वाले केस में जो है आपके जो है कि उसको ऑल्टर किया है। देखो फिर से बताती हूँ मैं, जो आपका शॉनबॉग केस है उसमें तो अलाउ कर दिया गया था, फिर कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी थी और अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उसको नॉर्म्स को ईज कर दिया है, ठीक है। लिविंग विल क्या होती है? एक रिटन डॉक्यूमेंट दैट स्पेसिफाई व्हाट एक्शन शुड बी टेकन इफ अ पर्सन इज अनेबल टू मेक देयर ओन मेडिकल डिसीजंस इन फ्यूचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो पर्सन कोमा में चला जाता है तो वो तो अपने बताएगा नहीं कि मुझे किस तरीके मेरे को मरना है या वट एवर, तो वो अपनी जो डिसीजन है वो किसी और पर्सन या कुछ वो स्पेसिफाई करेगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, देखो अर्लियर क्या था, लिविंग विल एक इट वॉज नेसेसरी दैट अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अटेस्ट और काउंटर साइन अ लिविंग विल। उसने अगर कुछ लिखा है उसको एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अटेस्ट करे या काउंटर साइन करे,
अब क्या है, अटेस्टेशन बाय अ नोटरी और गेजेटेड ऑफिसर टू बी सफिशिएंट। ठीक है, पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की चाहिए थी, अभी सिर्फ गेजेटेड ऑफिसर का भी चलेगा, नोटरी ऑफिसर का भी चलेगा। एक्सेस टू द लिविंग विल किसके पास होगा, इट वॉज कैप्ट इन द कस्टडी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंसर्न। ठीक है, नाउ लिविंग विल अ पार्ट ऑफ नेशनल हेल्थ रिकॉर्ड कैन बी एक्सेस्ड बाय द इंडियन हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो पहले क्या है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रखा जाएगा, और अब क्या है कि नेशनल हेल्थ रिकॉर्ड जो इंडिया का बना है उसमें ये रखेंगे ताकि हॉस्पिटल्स जो हैं वो यूज़ कर पाएँ। नाउ प्राइमरी बोर्ड टू एग्जामिन द पेशेंट्स की कंडीशन। तो प्राइमरी बोर्ड जो था डॉक्टर्स का नीड एटलीस्ट 4 एक्सपर्ट, जैसे जनरल मेडिसिन से ले लिया, कार्डियो से, न्यूरो से, कार्डियो इज़ हार्ट का, न्यूरो इज़ आपके ठीक है न्यूरोन्स मतलब दिमाग से रिलेटेड, एंड नेफ्रोलॉजी जो है आपका किडनी से रिलेटेड होता है, एंड साइकाइट्री और ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी इज़ कैंसर से रिलेटेड हो गया। ठीक है, साइकाइट्री इज़ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड हो गया। ठीक है, विद ओवरऑल स्टैंडिंग ऑफ एटलीस्ट 20 ईयर्स। ठीक है, प्राइमरी बोर्ड इसमें ये डॉक्टर्स का रहेगा जिन्हें एटलीस्ट 20 साल का एक्सपीरियंस हो, एंड ठीक है कम से कम 4 एक्सपर्ट चाहिए। अब क्या है, सिर्फ 3 डॉक्टर्स चलेंगे जिसमें जो कि ट्रीट कर रहा है वो, एंड 2 अदर डॉक्टर्स विद 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। पहले 20 ईयर्स था, अभी 5 ईयर कर दिया। विल कंप्राइज द प्राइमरी बोर्ड ऑफ द डॉक्टर्स। तो पहले 4 डॉक्टर्स चाहिए थे बोर्ड में, अभी 3 डॉक्टर चलेंगे। ठीक है, 1 + 2, ये जो 2 होंगे इनका 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे क्या था कि आपका जो है 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए था। ठीक है, नाउ टाइम टेकन टू डिसाइड, प्राइमरी या सेकेंडरी बोर्ड टू डिसाइड विद इन 48 आवर्स ऑन विड्रॉल ऑफ फर्दर ट्रीटमेंट। ठीक है, कि अब ट्रीटमेंट देनी है या नहीं, तो 48 आवर्स में इनको डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या, 2018 जजमेंट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी आउटर लिमिट ऑन विड्रॉल ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, पहले ऐसा कोई डिसीजन इस पे था नहीं। सेकेंडरी बोर्ड क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैड टू कॉन्स्टिट्यूट द सेकेंड बोर्ड ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है डीसी वो कॉन्स्टिट्यूट, लेकिन अब क्या है, हॉस्पिटल मस्ट इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूट अ सेकेंडरी बोर्ड ऑफ मेडिकल। अब सिर्फ हॉस्पिटल ही खुद ही से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टॉपिक ही ख़त्म, है ना। नाउ सेवरल कंट्रीज आर एक्सपेरिमेंटिंग विद जेनेटिकली इंजीनियर्ड ट्रीज। देखो, यूएस ने डेवलप किया है एंड फील्ड टेस्टेड जेनेटिकली इंजीनियर्ड वर्जन ऑफ अमेरिकन चेस्टनट ट्री, डार्लिंग 58 नाम से चेस्टनट ट्री जो है उसको। ठीक है, एंड इट इज़ अवेटिंग क्लियरेंस फ्रॉम द कॉमन जेनेटिक ग्रोथ इन द वाइल्ड। ठीक है, अदर कंट्रीज जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे चाइना ने अलाउ किया था कमर्शियल प्लांटेशन ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंट पॉपुलर ट्री। इंडिया भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है बल्कि रबर ट्री का, बाय इंसर्टिंग द एडिशनल कॉपीज ऑफ जीन MNSOD मैंगनीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, जिससे क्या होगा कि एक्सट्रीम क्लाइमेट स्ट्रेस भी जो है रबर ट्री आपका झेल लेगा। तो रबर प्लांटेशन में कर रहे होंगे। ठीक है, इट विल अलाउ नॉन ट्रेडिशनल रबर स्टेट्स जैसे कि असम, मिजोरम टू कल्टिवेट बेटर क्वालिटी रबर। ठीक है, पहले रबर वहाँ पे नहीं, तो नॉन ट्रेडिशनल है जहाँ पे पहले से तो नहीं होता था, बट अब वो भी बेटर क्वालिटी रबर कर पाएंगे अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है। नाउ जी ट्री होता क्या, इट इज़ अ ट्री जिसका DNA मॉडिफाई किया जाए यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। ये नोवल ट्रेट्स लेकर आता है प्लांट्स में, डू नॉट अकर नेचुरली विद इन द स्पीसीज। तो जैसे आपका जैसे कॉटन है, BT कॉटन हो गया। ठीक है, ये तो प्लांट है, तो इस तरीके से अब ट्री में कर रहे हैं। तो GM क्रॉप इज़ अ प्लांट दैट हैज़ नोवल कॉम्बिनेशन थ्रू द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। सिग्निफिकेंस क्या है, क्लाइमेट चेंज बाय क्रिएटिंग ट्रीज, जो बड़े होंगे, फास्ट होंगे, रेजिस्ट करेंगे डिजीज़ को, इनहांस कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। प्रोडक्शन बढ़ेगी प्रोडक्ट्स की, जैसे कि बायोफ्यूल्स एंड वुड फ्रॉम सच ट्रीज। भैया ज़्यादा अच्छा ग्रो होगा तो ज़्यादा हम उसको जो है अपने बेनिफिट के लिए ले पाएंगे, एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स टिम्बर, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री के लिए। नाउ कंसर्न्स लेकिन है, कंसर्न्स क्या है, कंटामिनेटिंग अदर ट्रीज अलॉन्ग विद एनिमल एंड इंसेक्ट स्पीसीज। भाई जो इंसेक्ट्स उनको खाएंगे, जो एनिमल उनको खाएंगे, तो उनमें भी तो रिस्क रहेगा ना, वो चीज़ उनके अंदर जाएगी। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन किस तरीके से ये बिहेव करेगा जब वो बूढ़ा होगा।
ठीक है, अभी हमें इतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं। साइन ऑफ पोटेंशियल इन्वेजिवनेस, वुडी प्लांट स्पीसीज सच एज यूकैलिप्टस कैन टेक ओवर 100 years टू डेमोन्स्ट्रेट इन्वेजिव इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इन्वेजिवनेस की हो सकता है वो इतना ग्रो हो जाए कि बाकी जो पेड़ हैं उनको ही समाप्त कर दे। ठीक है, वो बाकी ग्रो ही ना। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ क्या होती हैं जो हम इन्वायरमेंट में पढ़ती हैं, तो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ यही तो करती है, जैसे कि जो है क्या नाम है उसका, डब्ल्यू से नाम है, मैं भूल गई, जो बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है, आई कांट रिमेंबर राइट नाउ। तो वो क्या कहते हैं, वो इतना ज़्यादा ग्रो हो जाता है, इतना ज़्यादा ग्रो हो जाता है कि उससे बाकी जो आपके इकोसिस्टम है उनको बहुत फ़र्क पड़ने लग जाता है। ठीक है, बाकी जो जैसे अगर कोई फ़िश है, ठीक है, अगर वो फ़िश आपकी इन्वेजिव एलियन स्पीसीज बन जाए तो वो इतना ग्रो हो जाती है कि बाकी जो है एलिमिनेट हो जाएंगी फिशेस। ठीक है, तो वो इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं रहता। ठीक है, नाउ साउथ अफ्रीका लिंक्स इंक्स जो क्या कहते हैं MOU जो आपका अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड अग्रीमेंट होता है टू सेंड 12 चीताज टू द कूनो नेशनल पार्क। 12 चीताज आएंगे कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, आपके अभी आने वाले हैं। अर्लियर इससे पहले हमारे 8 आए थे। ठीक है, नामीबिया से आए थे और अब हमारे साउथ अफ्रीका से आएंगे। ठीक है, साउथ अफ्रीका से 12 ले रहे हैं और नामीबिया से भी। तो प्रोजेक्ट चीता जो आपका सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया था, जिसमें हम एटलीस्ट 50 लेकर आएंगे अगले 5 साल में। तो वर्ल्ड का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है। ठीक है, इतने बड़े हम जो है कार्निवोर को लेकर आ रहे हैं वर्ल्ड में, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी नोडल एजेंसी है जो कि आपको फंड करेगी, सुपरवाइज करेगी इसी प्रोजेक्ट को। सिग्निफिकेंस क्या रहेगा भाई चीता रिस्टोरेशन का? रिस्टोर कर पाएंगे हम ओपन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम इन इंडिया। ठीक है, कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी एंड एनहांस इकोसिस्टम सर्विसेज लाइक वाटर सिक्योरिटी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एट्सेट्रा। ठीक है, क्योंकि देखो जब ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट ही होता है, इसमें एक है तो और भी आते हैं ना। ठीक है, उसके क्या कहते हैं, एनहांस लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी लोकल कम्युनिटी थ्रू इको डेवलपमेंट एंड इको टूरिज्म भी कर सकते हैं। चीता एक की स्टोन स्पीसीज है। हाँ, यही मैं बता रही थी कि जो की स्टोन स्पीसीज होती हैं जो कि आपके पूरे एंटायर इकोसिस्टम को बनाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, कहाँ की है ये? ड्राई फॉरेस्ट, स्क्रब फॉरेस्ट और सवाना की। ओनली लार्ज वाइल्ड मेमेलियन स्पीसीज दैट वेंट एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया। इंडिया से एक ही लौता जो हमारा मेमेलियन स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुआ था वो था यही चीता। तो ये आपके अपेंडिक्स 1 है साइट्स में। एंड अफ्रीकन चीता वल्नरेबल है, सॉरी अफ्रीकन चीता वल्नरेबल है। एशियाटिक चीता जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, अफ्रीकन जो हम लेकर आए हैं वो वल्नरेबल है वैसे उसका IUCN, एंड एशियाटिक वाला तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। मेजर चीता रेंज कंट्रीज नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे। ठीक है, अफ्रीका में ईरान एंड इंडिया इन एशिया। ओके, अब इंडिया भी है ना, क्योंकि इंडिया में भी तो आ रहा है। तो KNP कूनो नेशनल पार्क, विंध्या हिल्स इन मध्य प्रदेश। इट फॉल्स अंडर द कठियावर गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट इको रीजन। ठीक है, द वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय सलाई, खेर, कढ़ाई। इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बट हाँ ये कहाँ पे है? विंध्या हिल्स में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट वाले रेंज में आते, तभी हम उनको लेकर आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, नाउ वी कम टू अनदर न्यूज़ विच इज़ इंडिया इजिप्ट एलिवेट्स बायलेटरल टाइज टू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, पहले हमारी जो है बायलेटरल टाइज जो भी हमारे कनेक्शन है, अब हम उसको स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप वाली कैटेगरी में ले आए हैं। सो डिस्कशन जो है आपका वो आपके इजिप्शियन प्रेसिडेंट का भी चीफ गेस्ट थे हमारे 74th रिपब्लिक डे उसमें। ठीक है, तो मेजर आउटकम्स क्या हैं? 4 एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इंक्लूड, क्या क्या होते हैं भाई? देखो, एक होते हैं पॉलिटिकल, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, पॉलिटिकल, डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक साथ है। पॉलिटिकल, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इंगेजमेंट, scientific and academic collaborations, and cultural and people to people contact.
ये आपके 4 एलिमेंट होते हैं स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के। किसी भी कंट्री के साथ आप पॉलिटिकल, डिफेंस और सिक्योरिटी से अलाइन हो सकते हो, आप इकोनॉमी, ट्रेड रिलेशन से रिलेटेड अलाइन हो सकते हो, साइंटिफिक एकेडमिक कोलैबोरेशन कर सकते हो जहाँ पे आपके एजुकेशन एंड रिसर्च एंड स्टूडेंट कम्युनिटी से रिलेटेड, एंड देन देयर इज कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। सो बोथ sides signed 5 MOUs covering the culture, cooperation on youth matters, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग। इससे रिलेटेड हमने ये हैं अपने MOU साइन किए हैं, एंड बोथ साइड्स रिलेटेड सपोर्ट फॉर नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये आपके फाउंडिंग पार्टनर्स थे नाम के, अलॉन्ग विद यूगोस्लेविया, घाना एंड इंडोनेशिया। तो इंडिया, ठीक है, यूगोस्लेविया एंड घाना, इंडोनेशिया एंड योर इजिप्ट, ये 5 जो हैं आपके फाउंडिंग पार्टनर्स थे, ठीक है। इजिप्ट इज कंसिडर डिजाइनिंग अ स्पेशल एरिया ऑफ द लैंड फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज एट स्यूज कैनाल इकोनॉमिक जोन। तो ये क्या इजिप्ट ने कंसिडर किया है कि एक स्पेशल एरिया जो है लैंड का इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए ही दे देगा अपने स्यूज कैनाल इकोनॉमिक जोन में। स्यूज कैनाल तो आपको पता ही है बिजिएस्ट कॉमर्स जो है रूट है, ठीक है। 12% वर्ल्ड का ट्रेड वहाँ से हर रोज़ जाता है, विच लिंक्स द रेड सी एंड द मेडिटेरेनियन सी, and it separates African continent from Asia. It is the fastest crossing from Atlantic Ocean to Indian Ocean। हम देखते हैं मैप में। Both sides call for zero tolerance for terrorism। Both sides का टारगेट है bilateral trade $7 billion से अब हम $12 billion नेक्स्ट 5 years में कर लें। इजिप्ट इम्पोर्टेंस फॉर ट्रेड, देखो ट्रेड जो है स्पेशली ऑयल ट्रेड इंडिया का वहाँ से आता है। मोस्ट पॉपुलस कंट्री एंड अ की प्लेयर है वेस्ट एशिया की। मार्केट्स फॉर इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स एंड एक्ट्स एज अ गेटवे टू यूरोप एंड अफ्रीका। सो अगर ये हमारा इंडिया है, देखो ये है आपका स्यूज कैनाल जो कि एक मैनमेड कैनाल है, ठीक है। यहाँ से ये हमारा इंडियन ओशन है, दिस इज अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे घूम के मान लो यूरोप में जाना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ से जाओ तो कितना कम डिस्टेंस है, कितना कम डिस्टेंस है भाई। यहाँ से देखो 19,800 किलोमीटर है, यहाँ से सिर्फ 11,600 किलोमीटर है, ठीक है। और आप अफ्रीका की कंट्रीज़ जो हैं यहाँ से इधर से फिर अंदर इनवर्स रोड से जा सकते हो, ठीक है, इसे घूम के नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका ये जो स्यूज कैनाल है आपका, यहाँ से आप जाते हो, दिस इज़ द रेड सी एंड दिस इज़ द मेडिटेरेनियन सी, ओके ओके। एंड मतलब ये जो है ये वाला मेडिटेरेनियन सी है एंड ये रेड सी है, तो इन दोनों को लिंक करता है स्यूज कैनाल, और आपका ये है आपका यूरोप, ठीक है। सो नाउ वी कम टू अनदर न्यूज़ विच इज़ RBI releases the discussion paper on the securitization of stressed assets framework। RBI ने discussion paper रिलीज किया है on securitization of stressed assets framework, SSAF। क्या है ये, हम इसके बारे में पढ़ते हैं जरा, ठीक है। देखो डिस्कशन पेपर इट एम्स टू डेवलप अ स्ट्रॉन्गर एंड रोबस्ट सिक्योरिटाइजेशन मार्केट इन इंडिया वाइल फैसिलिटेटिंग सिंपलर सिक्योरिटाइज एक सेकेंड ना, इसमें हम एक बार दोबारा से देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ देखो RBI ने रिलीज़ किया है जस्ट एक सेकेंड ना, ओके। देखो RBI ने जो है डिस्कशन पेपर ऑन द सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स फ्रेमवर्क, तो ये आपका जो डिस्कशन पेपर्स है एक स्ट्रॉन्ग रोबस्ट सिक्योरिटाइजेशन मार्केट बनाना चाहता है इंडिया में। देखो सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अच्छा यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पुलिंग ऑफ द लोन्स एंड देन सेलिंग देम टू अ स्पेशल पर्पस एंटिटी। देखो स्पेसिफिकली क्या होता है कि कोई भी फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक है, तो वो अपने डिफरेंट जो भी एसेट्स होते हैं, ठीक है, उनको एक साथ पुल करके एक मान लो एक बैग सही बना दिया। बैग मतलब मैं इन जनरल बहुत ही वैसी वाली सेंस में बोल रही हूँ। पुलिंग ऑफ मतलब एक साथ इनको क्लब कर दिया और क्लब करके एक मान लो एक स्टैंडर्ड सा एक एसेट सा बना दिया और उस एसेट को फिर मार्केट में लेकर आएगी एंड देन लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करें, ठीक है। मतलब ये कोई एक पर्टिकुलर मान लो एक ही चीज़ नहीं है, एक ही जस्ट कुछ शेयर ही नहीं है जरा से जिस पे इन्वेस्ट कर रही है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें इनका कुछ लोन का भी होगा या समथिंग लाइक दैट। तो इसमें जो है आपके इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्ट करेंगे, पैसा जो आएगा
आपका कंपनी के पास फंड कलेक्ट होंगे एंड फर्दर उन कंपनी उस इन्वेस्टर को क्या मिलेगा, ऑब्वियसली इंटरेस्ट। ठीक है, तो पुलिंग इसमें आपके पुलिंग रहती है ऑफ लोन्स एंड देन सेलिंग देम। ठीक है, तो ये लोन बोल रहा है बट ऐसा सिर्फ लोन नहीं होता है, इसमें और भी टाइप के डिफरेंट एसेट्स को एक साथ क्लब कर दिया गया। देन इशू सिक्योरिटीज बैक्ड बाय, बट अब यहाँ पे क्या है ना कि सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स की बात की है, तो ये आपका लोन से रिलेटेड ही है। ठीक है, ओके। तो करंटली कोई कॉरस्पॉन्डिंग मैकेनिज्म नहीं है थ्रू एसपीई रूट, स्पेशल पर्पस एंटाइटी बनाई जाए, उनको सेल किया जाए, ये यहाँ पे बात हो रही है कि पुलिंग की जाती है लोन्स की और फिर स्पेशल पर्पस एंटाइटी रहती है, उसको ये बेच देते हैं एंड देन विच देन इशू सिक्योरिटीज बैक्ड बाय लोन पुल। तो ये जो लोन है इससे रिलेटेड फिर वो सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं एंड उस पर इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है फॉर द सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। ठीक है, बाकी सब के लिए है बट स्ट्रेस्ड एसेट के लिए नहीं है, नॉर्मल लोन्स के लिए है। लेकिन ये कह रहे हैं कि स्ट्रेस्ड एसेट मतलब जहाँ पे आपका जो है जैसे स्ट्रेस्ड एसेट जो होता है ना, जो आई थिंक 30 डेज होते हैं, एक सेकेंड मैं चेक करके बताती हूँ। ओके, जो हमारा एनपीएस होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो तो हम मानते हैं ना 3 मंथ्स 90 डेज। तो जब 90 डेज तक भी आपको पैसा नहीं मिला है बाय मतलब कि जिसने भी लोन, तो आपको क्या कहते हैं एनपीए कब माने जाते हैं, जब 90 डेज तक भी मतलब जो इंस्टॉलमेंट्स वगैरह नहीं दी गई हैं। बट अगर बिफोर 90 डेज जो भी होता है उसे हम स्ट्रेस्ड एसेट कहते हैं। ठीक है, बिफोर 90 डेज वाला जो भी होगा उसे स्ट्रेस्ड एसेट कहते हैं। तो स्ट्रेस्ड एसेट के लिए अभी तक कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था, तो आरबीआई ने डिस्कशन पेपर रिलीज़ किया इससे रिलेटेड। तो एसएसए क्या है, ये जो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेस्ड एसेट वाला फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हो गया, जहाँ पे जो आपके एनपीएस के जो ओरिजिनेटर हैं वो इनको सेल करेंगे एसपी स्पेशल पर्पस एंटाइटी को, और फिर वो फंड करे एक्विजिशन बाय इशूइंग दी सिक्योरिटाइजेशन नोट्स, और फिर उस सिक्योरिटाइजेशन नोट्स पे आपको पैसा आप और फंड रेज कर सकते हो। सो इससे क्या होगा, एसपीआई अपॉइंट्स अ सर्विसिंग एंटाइटी। अच्छा, इन टर्न एसपी जो है वो एक सर्विसिंग एंटाइटी जो है वो अपॉइंट करेगी जो इस स्ट्रेस्ड एसेट को मैनेज करेगा। ठीक है, कुछ फी वगैरह लेके एंड ताकि मैक्सिमाइज हो सके रिकवरी ऑन अंडरलाइंग लोन। ठीक है, मैक्सिमाइज जो है रिकवरी हो पाए, मतलब कि जो भी लोन दिया गया है स्ट्रेस्ड एसेट बन रहा है, मतलब पैसा तो नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी हमें रिकवरी ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, उसके लिए वो एक एंटाइटी भी बनाते हैं। तो टिल नाउ सिक्योरिटाइजेशन जो है अभी तक किस चीज़ के लिए, स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए जिनमें आप जो है अच्छा खासा चल रहा है उन्हीं पे आपके जो है सिक्योरिटाइजेशन होती है। सिक्योरिटाइजेशन मतलब समझ गए ना कि लोन जो है, ये लोन की भी बात करें तो देखो लोन इस कंपनी ने इसको लोन दिया या बैंक ने इसको लोन दिया, इसको लोन दिया, इसको लोन दिया। ठीक है, और फिर इसको हमने पूल किए बहुत सारे लोन अमाउंट्स और ये स्टैंडर्ड है, हमें अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। अब इसके ऊपर हमने एक सिक्योरिटाइजेशन वो बनवाया नोट, और फिर उसकी सिक्योरिटाइजेशन को हम मार्केट में रिलीज़ करके पैसा उठा रहे हैं। ठीक है, फंड करवा रहे हैं। ठीक है, तो जो है अभी तक तो सिर्फ स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए होता था, जहाँ पे लेंडर्स दे हैव टू लार्ज रिलाई ऑन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज फॉर बैड एसेट्स। तो अगर बैड एसेट है मतलब एनपीए हो गया है तो उसके लिए तो सिर्फ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के पास जा सकते हो। लेकिन अब जो बात की जा रही है कि क्या हम स्ट्रेस्ड एसेट्स का भी सिक्योरिटाइजेशन कर सकते हैं ताकि ज़्यादा रिकवरी हो पाए। तो डिफरेंस क्या है स्ट्रेस्ड और स्टैंडर्ड एसेट के लिए रिलेटेड। ऑब्वियसली आपका अगर स्ट्रेस्ड एसेट होगा तो उसमें थोड़ा सा कैश आने की कम जो सर्टेनिटी है वो कम होगी। ठीक है, अगर मुझे पता है कि वो स्ट्रेस्ड एसेट है, ठीक है, हमें पता है कि उस पर तो पैसा आया ना भी आया तो फिर लोग कम पैसा देंगे ना। एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी एक्सपर्ट एंटाइटीज रेजोल्यूशन मैनेजर इन द रोल रेजोल्यूशन अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, अगर स्ट्रेस्ड एसेट है तो भाई उस रिजोल्यूशन मैनेजर भी तो चाहिए कोई जो एक्चुअली में उस पैसे की रिकवरी करवा पाए। तो एक यहाँ पे ये भी आपका पॉइंट रहता है। ओके, ठीक है, तो अगर आप ये समझना चाहते हो तो ये देखो सिक्योरिटाइजेशन इन जनरल कैसे वर्क करता है। जो भी एसेट ओरिजिनेटर है, ठीक है, जिसके पास अंडरलाइंग एसेट्स हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा
इशूइंग एजेंट स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो हम स्पेशल पर्पस एंटाइटी की बात कर रहे थे, उनको ये एसेट जो है देगा, ठीक है। एंड जो आपका इसमें लिखा है कि जो ऑरिजिनेटर है उसका कोई लीगल इंटरेस्ट नहीं रहेगा एसेट्स में। एसेट्स जो है इम्यून फ्रॉम द बैंक्रप्सी ऑफ सेलर, ठीक है। तो अगर मान लो कि जो एसेट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर जो सेलर है वो बैंकरप्ट भी हो जाए, तो वो इम्यूनिटी इसको दी गई है। नॉट टिपिकली जो स्ट्रक्चर्ड है इनटू वेरियस क्लासेस और ट्रांचेस, जो हमने बोला ना क्लब करेगा, एंड रेटेड बाय वन और मोर रेटिंग एजेंसी उसको रेट करेंगी। तो अच्छा एसेट होगा तो अच्छी खासी रैंकिंग मिलेगी, तो ज़्यादा पैसा आ पाएगा। कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इशूज एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज़ इशू करेंगे, और फिर जो है ये नाम है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहते ये। फिर ये आपका पैसा जो है आपको एसेट ऑरिजिनेटर को मिल जाएगा। तो हाउ सिक्योरिटाइजेशन वर्क ये यहाँ पे दे रखा है कि जो ट्रांसफ़र है एसेट का ऑरिजिनेटर से आपका इशूइंग व्हीकल को, एंड एसपीवी जो है डेट सिक्योरिटी को इशू करते हैं टू द इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर जो है वो फिर पैसा देते हैं और वो आपके ऑरिजिनेटर को मिल जाता है। गॉट इट। तो ये हो गया। नाउ ऑल्सो इन द न्यूज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, नेक्स्ट सेकेंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2023 रिपोर्ट। ये क्या है? जो आपका यूएन डेसा है, यूनाइटेड नेशन का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, इन्होंने यूएन कॉन्फ्रेंस जो है ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड 5 यूएन रीजनल, मतलब यूएन की रिपोर्ट है स्पेसिफिकली। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है, किसकी रिपोर्ट है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल अफेयर्स की। तो इनमें की हाईलाइट किया है कोविड-19 पेंडेमिक और जो यूक्रेन का वॉर है, उससे वर्ल्ड इकोनॉमी अच्छी खासी ख़राब हो चुकी है वर्ल्ड की। 2022 में वर्ल्ड आउटपुट ग्रोथ जो है प्रोजेक्टेड टू डिसेलरेट फ्रॉम एस्टिमेटेड 3% टू 1 ठीक है। तो ग्रोथ जो है अगर आपकी 2022 में 3% थी, तो आगे फर्दर वो सिर्फ 1% इतनी ही ग्रोथ होगी। रिकमेंडेशन क्या है? आप रीएलोकेट करो, रीप्रायोरिटाइज करो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को, ठीक है, एंड स्ट्रेंथन करो सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम्स को, स्ट्रेटेजिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट एजुकेशन हेल्थ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करो। ये बहुत जनरल से रिकमेंडेशंस होते हैं, तो ये इसमें भी दे रखे हैं। बस हमें याद रखना है कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन यूएन से रिलेटेड बॉडी की रिपोर्ट है, ठीक है। और क्या बोला गया है उसमें कि ग्रोथ बहुत कम होगी। T+1 सेटलमेंट क्या है? ये आपके जो शेयर मार्केट से रिलेटेड ही है। ये देखो, चाइना के बाद इंडिया अपनी सेकंड कंट्री बन गई है टू स्टार्ट ट्रेड T+1 सेटलमेंट साइकिल इन टॉप लिस्टेड सिक्योरिटीज़। टॉप लिस्टेड जो सिक्योरिटीज़ रहती हैं उसमें T+1 सेटलमेंट है। 2001 तक स्टॉक मार्केट्स हैड वीकली सेटलमेंट सिस्टम। पहले क्या होता था? 2000 तक सिर्फ वीकली होता था, मतलब आपने कुछ शेयर्स खरीदे और उसके जो पैसा मिलेगा वो आपको कब मिलेगा? 7 डेज़ बाद। देन T+3 आया 3 दिन बाद। देन 3+2 2003 में आया। अंडर T+1 ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट विद इन अ डे और 24 आवर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या होगा इससे? भाई पैसा अगर टाइम पे मिलेगा तो इन्वेस्टर्स के पास ज़्यादा अच्छी लिक्विडिटी होगी। फास्टर रोलिंग ऑफ फंड्स एंड स्टॉक्स, ठीक है, और ज़्यादा वो मूव कर पाएगा। अनसेटल्ड ट्रेड एक्सपोजर टू क्लियरिंग कॉरपोरेशंस बाय 50% डिक्रीज हो जाएगा कि अनसेटल्ड जो रह जाते हैं। एंड रिड्यूस द कैपिटल ब्लॉक्ड टू कवर रिस्क ऑफ ट्रेड्स एटसेट्रा, ठीक है। जो कैपिटल ब्लॉक रहती है कि 7 दिन तक ब्लॉक हो गई, तो वो सब नहीं होगा, 3 दिन तक, 2 दिन तक, वटेवर। कहाँ गया? एक सेकेंड। ओपन मार्केट सेल मैकेनिज्म, ठीक है। FCI जो है, आपको पता है FCI जो है जहाँ पे जो हमारा जो स्कीम है, जो राशन वाली स्कीम है, वो FCI जो है हमारा स्टॉक मेंटेन के रखता है, यही प्रोक्योरमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला है कि ये कुछ जो है करेंगे, स्टॉक फ्रॉम द सेंट्रल पुल स्टॉक टू मार्केट थ्रू वेरियस रूट्स। देखो OMS, ये ओपन मार्केट सेल स्कीम में क्या होता है कि जब भी कोई प्राइस बढ़ते हैं
किसी भी, ये भी जैसे वीट के पल्सेस भी होते हैं इनके पास, तो उस टाइम पे ये लोग अपने जो इनके स्टॉक है उनमें से ये रिलीज़ करते हैं और मार्केट में बेचते हैं, ताकि सप्लाई किसी भी चीज़ की जो है, फॉर एग्जांपल वीट की सप्लाई बढ़े, राइस की सप्लाई अगर कम है तो राइस की सप्लाई बढ़े। तो FCI जो है इसके अंदर वीट और राइस प्री डिटरमाइंड प्राइसेस पे ई ऑक्शन के थ्रू ओपन मार्केट में टाइम टू टाइम रिलीज़ करते हैं, ताकि सप्लाई बढ़े ड्यूरिंग द लीन सीजन, देयरबाय मॉडरेटिंग द ओपन मार्केट प्राइसेस। ठीक है। टेक नेक सिंड्रोम क्या है? टेक नेक सिंड्रोम जो है न्यू कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल में क्या होता है, जो आपके हैंड है, मतलब हम जब लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, मोस्टली जो कॉर्पोरेट्स में तो होते ही है बहुत ज़्यादा, तो हमारा हाथ हमेशा कीबोर्ड माउस पे ही रहता है, तो उसकी वजह से आपके हाथ में प्रॉब्लम, पेन वगैरह शुरू होता है, जो कि पूरा शोल्डर तक जाता है। ठीक है। और तो इसमें क्या है कि टेक नेक सिंड्रोम जो है न्यू कार्पल टनल सिंड्रोम, इसमें क्या है, न्यूयॉर्क बेस्ड डॉक्टर्स ने बोला है कि जो स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स हैं, इनकी वजह से नई फिजिकल कंडीशन आ गई है टेक नेक। इसमें सर्वाइकल स्पाइनल डीजनरेशन दैट रिजल्ट फ्रॉम रिपीटेड स्ट्रेस ऑफ फ्रीक्वेंट फॉरवर्ड हेड फ्लेक्शन। ठीक है। मैं जैसे अभी अपना टैब यूज़ कर रही हूँ, तो मेरा बिल्कुल ही हेड, तो बिल्कुल मुझे भी डर लग गया इसको देख के। वाइल वी लुक डाउन एट द मोबाइल डिवाइसेस, है ना, मोबाइल डिवाइसेस पे भी हम हमेशा नीचे ही रखते हैं अपना सर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, तो इससे नेक पेन, हेडेक, कमर में दर्द, ये सारी प्रॉब्लम रहती है। और इसका नया नाम इन्होंने दे दिया है भैया टेक नेक, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। ठीक है। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या हैं? सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? देखो, RBI ने इशू किया है मेडन, ठीक है, हमारे खुद के जो है 8000 करोड़ के, एंड डू वी नीड टू रिमेंबर दिस अमाउंट? नो, बट RBI ने इशू किया है। ठीक है जी। ये आपके अनाउंस किए गए थे बजट में, पिछले वाले में, जो अब आने वाला उसमें नहीं, अभी तो आएगा। फ्रेमवर्क फॉर SGRB सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशूड। द ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि आपके एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, क्लाइमेट सूटेबल प्रोजेक्ट्स के लिए इकट्ठा करते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है। देखो, बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। बॉन्ड क्या होता है? डेट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब आप उधारी मांग रहे हो। उधारी मांग रहे हो तो कैसे? ऐसी उधारी मांग रहे हो जो कि उधारी वाले पैसे को मैं किसी अच्छे एनवायरमेंटली सस्टेनेबल और क्लाइमेट सूटेबल प्रोजेक्ट में लगाऊंगा भाई, तो मुझे पैसा दे दो, तो मेरा वो हो गया ग्रीन बॉन्ड। गॉट इट? और सोवरेन गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो सोवरेन। प्रोसीड्स फ्रॉम दीज बॉन्ड्स विल बी डिप्लॉयड इन पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स में ये लगाएंगे, ताकि कार्बन एमिशन कम किया जा सके, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह। ठीक है। तो इन सब में लगाएंगे। बट हमें याद क्या रखना है कि हाँ ठीक है, ग्रीन बॉन्ड गवर्नमेंट ने भी इशू किया है, तो RBI ने इशू किया है। ठीक है। तो एनवायरमेंटल इनमें लगाने के लिए जो होता है वो ग्रीन बॉन्ड्स होता है। नाउ लेक्स इन द न्यूज़। लेक विक्टोरिया जो है, ठीक है, ये आपकी एक प्रॉफिट सेंटर ने रिपोर्ट मैनेजिंग लेक विक्टोरिया क्वालिटी इन द तंजानिया। देखो, तंजानिया में जो है लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका की, लेक विक्टोरिया इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका, तंजानिया में है। ये चीफ रिजर्वर है ये नाइल रिवर का। ठीक है। 3 कंट्रीज में है एक्चुअली ये, तंजानिया, युगांडा एंड कीनिया। तो among the fresh water lakes of world it is exceeded in size only by the Lake Superior in North America। तो लेक सुपीरियर तो जो है आपकी फर्स्ट नंबर पे है वर्ल्ड में, सेकंड नंबर पे आपकी लेक विक्टोरिया फ्रेश वाटर लेक्स में। ठीक है। मेजर थ्रेट्स डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वह पे वेटलैंड डिग्रेडेशन, डिस्चार्ज फ्रॉम अर्बन एरियाज। ठीक है, जो नॉर्मल रहते ही हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि लेक विक्टोरिया इज द फ्रेश वाटर लेक। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर द लेक सुपीरियर इन नॉर्थ अमेरिका, जो कि US में है, एंड लार्जेस्ट लेक है इन द अफ्रीका। कहाँ पे है ये? आपके तंजानिया, युगांडा एंड कीनिया, एंड नाइल रिवर का चीफ रिजर्वर है। लेक चर्च जो है रिसेंटली जो है क्लाइमेट चेंज फ्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट इन द लेक चर्च बेसिन, इन्होंने हाईलाइट किया रिपोर्ट। इट इज़, ये भी एक फ्रेश वाटर लेक है आपके कैमरून, नाइजीरिया, निगर। ठीक है, ये यहाँ पे सेंट्रल वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका एट द कंजंक्शन ऑफ चर्च, कैमरून, नाइजीरिया एंड निगर, यहाँ पे ये लेक है। ठीक है, ये भी फ्रेश वाटर है। तो ठीक है। नाउ अर्थ्स इनर कोर, ये भी कुछ न्यूज़ में और नई रिसर्च पब्लिश हुई है। इन्होंने बोला है कि सिस्मिक वेव्स, ठीक है, तो क्या है इसमें, इन्होंने जो आपकी सिस्मिक वेव्स अर्थक्वेक से जो रिलीज़ होती है, तो पिछले 60 सालों में जो भी अर्थक्वेक्स आए हैं उसको स्टडी करके इन्होंने एक नई
तो इनर कोर जो है स्टार्टेड रोटेटिंग स्लाइटली फास्टर देन रेस्ट ऑफ द प्लैनेट इन अर्ली 1970s। इन्होंने बोला अर्ली 1970s में जो इनर कोर है, ठीक है, 3 होती है ना, 3 लेयर होती है ना भाई, ठीक है। एक तो हो गया आपका कोर, एक हो गया आपका मेंटल, और एक आपका जो लिथोस्फीयर हो गया, ठीक है। तो इन कोर में भी 2 होते हैं, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। जो इनर कोर है वो बहुत सॉलिड है बिकॉज जो है आपका बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे जो आपका ये, और यहाँ पे आयरन होता है मोस्टली, ये थोड़ा लिक्विड इसमें होता है। तो इनर कोर जो है आपका रोटेटिंग स्लाइटली फास्टर एंड इट हैड बीन स्लोइंग डाउन बिफोर कमिंग इन सिंक विद अर्थ रोटेशन अराउंड 2009, ठीक है। तो 1970s में काफ़ी ज़्यादा फास्ट करने लग गया था रोटेट, लेकिन ये कह रहे हैं कि अर्थ बिफोर कमिंग इन सिंक, अब अर्थ की रोटेशन के सिंक में ये आ गया है 2009 से। नेगेटिव ट्रेंड भी दिख रहा है, अब ये स्लो रोटेट कर रहा है देन द सरफेस, ठीक है। जो अर्थ रोटेट करती है उसकी स्पीड में अंदर जो ये रोटेट सही से नहीं कर रहा है। प्रिडिक्टिंग दैट नेक्स्ट चेंज वुड अकर इन मिड 2040s। तो इतनी इंपॉर्टेंट कोई न्यूज़ नहीं है ये। पद्मा अवार्ड्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस किए हैं विनर्स। पद्मा अवार्ड्स जो है आपका 1954 में आया था। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स ऑफ इंडिया अनाउंस्ड एनुअली ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, जो कि ऑलमोस्ट सबको पता ही है। तो इसमें पद्मा अवार्ड्स में हमारा विभूषण होता है, भूषण होता है, श्री होता है। तो पद्म विभूषण जो होता है एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड, ये डिस्टिंग्विश्ड ऑफ अ हाई ऑर्डर एंड ये डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। तो ये हो गया आपका रैंक में 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। तो टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स जो कितने दिए जाते हैं, नॉट मोर देन 20। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूडिंग पोस्ट ह्यूमस, जो किसी की डेथ के बाद दिया जाता है, NRI, फॉरेन, OCI, इन सबको हटा दो तो आपके जो 120। तो इंडिया में पोस्ट ह्यूमस नहीं होने चाहिए, लिविंग वालों के लिए 120 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक सर्टिफिकेट भी ज़्यादा आता है जो कि प्रेसिडेंट साइन करते हैं, एक मेडल दिया जाता है, कैश प्राइस नहीं होता है कोई, ठीक है। तो यस, बिल्कुल इस पे क्वेश्चन आया हुआ था पद्म पे, तो आ सकता है। जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड्स 2022। एक सेकेंड ना, ये क्या नीचे लिखा हुआ है, 21 जनवरी वाले न्यूज़पेपर में कास्ट सेंसस हमने दिया था, इन्होंने दिया था कास्ट वॉज इंक्लूडेड एज द पैरामीटर इन सेंसस डेटा ओनली ड्यूरिंग द, ठीक है। बट यहाँ लिखा है कि कास्ट सेंसस इंक्लूडेड एज द पैरामीटर सेंसस डेटा ओनली टिल एज पर दिस द डेटा वॉज कलेक्टेड इन द कास्ट एंड सो ऑन टिल। अच्छा, इन्होंने पहले लिखा था कि कास्ट जो है कास्ट सेंसस डेटा में सिर्फ इसमें आया था, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, 1931 तक था, उसके बाद से कास्ट हटा दिया गया था, ठीक है। तो 1872 में भी कास्ट था, 1881 में भी, इसमें, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट है ये, ओके। देखो, जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड्स 2022, जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड्स। तो प्रेसिडेंट जो है ये अवार्ड जो है वो आपके दिए जाते हैं मेरिटोरियस एक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर सेविंग, किसी ने किसी की रक्षा की गई हो, ऑब्वियसली जीवन रक्षा, ठीक है। 3 कैटेगरी में दिया जाता है, सर्वोत्तम, उत्तम एंड जीवन रक्षा पदक। तो पर्सन्स ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड कन्फेंट पोस्ट ह्यूमसली भी दिया जा सकता है, ओके। तो ये हो गया आपका, ओके, थैंक यू।